नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पुनः प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मौर्योत्तर काल के सेकंड पार्ट के सेशन को कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने पार्ट 1 के सेशन को कवर कर लिया जो कि मौर्योत्तर काल से संबंधित था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शुंग, कंग, सातवाहन वंशों के अतिरिक्त भारत पर प्रारंभ हुए विदेशी आक्रमणों की भी चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने हिंद, यवन, हमारे शक और इसके पश्चात पार्थियन या पहलव आक्रमणकारियों के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके थे। सेशन मूल रूप से 14वीं और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेगा। 14th और 71वीं बीपीएससी के लिए साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य कि अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेशन जो है एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है, जो कि एनसीईआरटी नोट्स नाम से अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसमें मैंने इसे आधार करके बनाया है। पूरी की पूरी बुक ही यहाँ पे मैं वीडियो के फॉर्म में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कुषाण वंश के अतिरिक्त हम लोग को मौर्योत्तर काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जहां से अक्सर यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुषाण वंश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पार्थियाई या पहलव वंश के पश्चात भारत में कुषाण आते हैं और इन्हें यूची या तोखारी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कुषाणों को यूची और तोखारी भी कहा जाता है। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है क्योंकि कुषाण वंश के लोग जो थे ये यूची कबीले से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें यूची भी कहा जाता है। यूची 5 कुलों में विभाजित थे और उन्हीं में से विभाजित एक कबीला जो था वो भारत पहुंचता है और कुषाण इन्हीं में से एक कुल के थे। कुषाण मूल रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी मध्य एशिया के घास के मैदानों में खाना बदोश जीवन यापन करते थे और ये चीन के पड़ोस में निवास करते थे। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अफगानिस्तान या ऑक्सस नदी का जो दक्षिण का इलाका था, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर और उत्तरी अफगानिस्तान पर अधिकार किया और वहां से उन्होंने शकों को मार करके भगा दिया था। कालांतर में ये लोग काबुल घाटी की ओर बढ़ते हैं और फिर हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये गांधार पर अधिकार करते हैं और फिर वहां से यूनानियों और पार्थियाई या पहलव लोगों को अपदस्थ करके वहां अपनी सत्ता की स्थापना कर लेते हैं। कालांतर में ये कुषाण वंश के लोग फिर भारत में गंगा घाटी तक पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनके साम्राज्य विस्तार की, तो इनका साम्राज्य जो था ये बेसिकली आमू दरिया से लेकर के गंगा नदी तक और मध्य एशिया के खुरासान से लेकर के उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट आप लोग के लिए है कि कुषाणों का साम्राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक, मध्य एशिया के खुरासान तक और आमू दरिया से गंगा नदी तक विस्तारित था। कुषाणों के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो मूलतः 2 वंशों की स्थापना होती है। पहले राजवंश की स्थापना कडफसिस के द्वारा की गई थी, कडफिसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस कडफसिस घराने ने 50 बीसी से 28 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और इसमें मूल रूप से 2 शासक हुए थे, कडफिसस प्रथम और कडफिसस द्वितीय। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कडफिसस प्रथम जो था वह हिंदू कुश के एशिया में सिक्के चलवाए थे और इसके सिक्के जो थे ये मूलतः तांबे के थे, ये ध्यान रखिएगा। वहीं कडफिसस द्वितीय की जब बात करते हैं तो इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए और इसका जो साम्राज्य था वह सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्र तक विस्तारित हो चुका था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम्ब कडफिसस को माना जाता है और इसी वंश में बिम्ब कडफिसस के वंश में ही कनिष्क शासक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और आरंभिक कुषाण शासकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे जो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक संख्या में थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे कि कुषाण काल में चलाए गए स्वर्ण सिक्कों की शुद्धता के संबंध में, तो गुप्त काल में चलाए गए स्वर्ण सिक्कों से ये ज्यादा शुद्ध थे। शुद्धता के मामले में कुषाण स्वर्ण सिक्के ज्यादा शुद्ध थे गुप्तों के बनिस्पत। मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा को माना जाता है कुषाणों की दूसरी राजधानी। इनकी पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और यहाँ से हमें कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, रचनाएं और मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात करेंगे तो वो था हमारा कनिष्क। कनिष्क ने कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और मथुरा को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। जब 78 ईस्वी में इसने राज्यारोहण या इसके राजगद्दी की प्राप्ति हुई थी
तो इसने शक संवत चलाया था, ये याद रखिएगा। 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और उसी उपलक्ष्य में शक संवत इसने चलाया था। शक संवत वर्तमान समय में भारत सरकार का सरकारी संवत भी है, भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में इसे लाया जाता है। कनिष्क के शासन काल में ही कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में स्थित है, वहां पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो विचारधाराओं या दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इसी के काल में एक रचनाकार थे अश्वघोष, जो इसके दरबारी कवि भी थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है और संस्कृत में लेखन का कार्य जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत वह अश्वघोष के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त ईरान के ससानी शक्ति ने जब 3वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र कुषाणों से छीन लिए, तब इस वंश का पतन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसका उद्देश्य था, इसका मूलभूत जो आशय था कि छोटे छोटे राज्यों के राजा। इसके अतिरिक्त इन्होंने राजा को देवता का अवतार भी माना है, इसीलिए शाहानुशाही और देवानुशाही नामक उपाधियां इनके द्वारा धारण की जाती थी। ये स्वयं को देवपुत्र कहते थे, कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ग्रहण की थी और यहाँ ध्यान रखिएगा, चीन में राजा को स्वर्ग का पुत्र कहा जाता है और वहीं से इन्होंने कुषाणों ने इस उपाधि प्राप्त की होगी। इसके अतिरिक्त मथुरा के पास ही एक स्थल है आपका माट से हम लोग देखते हैं कि वहां से कुषाण शासकों की बृहद मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें एक मूर्ति है जो कि कनिष्क की मूर्ति कही जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे स्मृतिकार मनु की, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है, उनका एक स्टेटमेंट है कि राजा बच्चा ही क्यों न हो उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। यानी राजा कौन है? वह देवता, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो या बुजुर्ग हो। कुषाणों ने, भारत की बात करेंगे तो कुषाणों ने राज्य शासन की क्षत्रपी या क्षत्रप प्रणाली को लाया था और अपने राज्यों को या साम्राज्य को क्षत्रपियों या उपराज्यों में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक क्षेत्र या राज्य जो था एक क्षत्रप के अधीन होता था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में कुछ अन्य प्रथाएं भी प्रारंभ हुई थी, जिसमें कहा गया है कि दो आनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन एक ही समय पर एक ही राज्य पर होता था, यानी संयुक्त शासन की प्रथा भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और यूनानियों ने सेनानी शासन तंत्र या सैन्य तंत्र की परिपाटी चलाई थी और इसके लिए वे सेनानियों की नियुक्ति करते थे, यानी शासन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने सेनापतियों या सेनानियों की नियुक्ति यूनानियों के द्वारा की जाती थी, जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेगोस क्या था। तो राज्यों पर शासन करने वाले सैनिक अधिकारी या सेनापति। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में काफी विदेशी आक्रमणकारी जैसे यूनानी, शक, पहलव, पार्थियन, सीथियन, हुन आदि भारत में प्रवेश करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कालांतर में इन सभी जातियों का भारतीय समाज में विलय हो जाता है। अधिकांश विजेता के रूप में आए थे, परंतु कालांतर में ये सभी क्षत्रिय वर्ण में समावेश कर लिए जाते हैं। लेकिन स्मृतिकार मनु ने इन्हें अधम क्षत्रिय कहा है, ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कालांतर में मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का समावेश भारतीय समाज में हो जाता है, तो उसमें स्मृतिकार मनु ने उन्हें किस श्रेणी में विभाजित किया है, किस श्रेणी में रखा है? तो अधम क्षत्रियों की श्रेणी में मनु ने इन्हें रखा था। इसके साथ ही ये अधम क्षत्रिय शब्द का प्रयोग इन्होंने शक और पहलव के लिए किया था, ये ध्यान रखेगा। इन्हें द्वितीय क्षेत्रों के क्षत्रिय का भी स्थान प्रदान किया गया था। धार्मिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो इस कालखंड में जो विदेशी शासक थे उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था तथा
विष्णु के ये लोग उपासक हो गए थे। जैसा कि हम लोग हमारा यूनानी राजदूत जो था हेलियोडोरस, जो तक्षशिला का निवासी था, जिसने गौड़ स्तंभ की स्थापना की थी और स्वयं को भागवत का उपासक भी बताया था। भागवत विष्णु को कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रख्यात हुन शासक की यूनानी शासक की बात करेंगे, हुन बोल रहा हूँ, यूनानी शासक की बात करेंगे, मीनांडर। तो मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हुनों का आक्रमण बेसिकली बार बार आ रहा है क्योंकि मैं गुप्त काल पढ़ रहा था, तो ये गुप्त काल में ये कार्य हुए थे, हुन आक्रमण। चलिए अभी बात करते हैं फिलहाल यूनानी आक्रमण के। तो यूनानी राजा मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ये ध्यान रखिएगा। इस नागसेन और मीनांडर के बातचीत को ही मिलिंद पन्हों में संकलित करने का काम नागसेन ने किया था। मिलिंद मीनांडर का हिंदी नाम है। कुषाण शासकों की बात करते हैं तो ये शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। जहां एक और हम लोग देखें कनिष्क को, तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था और इनके कुषाणों की मुद्राओं पर दोनों देवताओं के चित्रों की प्राप्ति हमें होती है। कई कुषाण शासक वैष्णव थे, जिनमें हम लोग एक नाम जानते हैं वासुदेव का, ये ध्यान रखिएगा। वासुदेव का नाम प्रमुख है, जो कि कनिष्क के वंश का एक प्रमुख शासक था। इसके अतिरिक्त कुषाण वंश के शासन काल में हमारा महायान सामने आता है और हमारा हीनयानी संप्रदाय भी इस कालखंड में विकसित हुआ था। मौर्योत्तर कालीन आर्थिक स्थिति की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो शक कुषाण काल में ही भवन निर्माण कार्यों में प्रगति देखी जाती है और इस काल में पकी हुई ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाता था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस कालखंड में भवन निर्माण के दौरान फर्श का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था, तो वो शक कुषाण का काल था। साथ ही साथ मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो खप्परों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाने लगा। अगर हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो हमारे घर जो मिट्टी के घर बने होते थे उसके ऊपर खप्पर लगाए जाते थे जो मिट्टी के बने होते थे। ये कुषाण काल से ही भारत में प्रचलित देखे गए हैं। लाल बर्तन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लाल बर्तन कुषाण काल का मुख्य मृदभांड था, इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बराबर मृदभांडों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड किस काल के हैं या लाल बर्तन वाले मृदभांड किस काल के हैं, तो कुषाण काल के हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा यह सादा और पॉलिशदार होता था। लाल पॉलिशदार मृदभांड बनाने की जो कला था इसका विकास मूल रूप से मध्य एशिया में हुआ था। इसके पश्चात शकों और कुषाण शासकों के पास बड़े उत्तम श्रेणी के अश्वारोही सेना थी। अश्वारोहण की परंपरा मध्य एशिया के मैदानों में लगातार देखी जाती थी। शकों और कुषाणों ने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया था। लगाम और जीन का प्रयोग के द्वारा ही वो लोग अश्वारोहण करते थे। इसके अतिरिक्त शकों और कुषाणों में पगड़ी, ट्यूनिक जिसे हम लोग कुर्ती या कुर्ता कहते हैं, पायजामा, भारी लंबे कोटों का प्रचलन देखा जाता था। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित किया था जिसके माध्यम से चीन, पश्चिम एशिया और यूरोप के मध्य चीन रेशम का व्यापार करता था। ये ध्यान रखें, रेशम मार्गों पर नियंत्रण के लिए ही कुषाणों को हम लोग जानते हैं। और भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने का जो कार्य है वो प्रथम शासक कुषाण शासकों के द्वारा ही किया गया था। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल इसे कहा जा सकता है। इस काल में न केवल शिल्प अपितु वाणिज्य के क्षेत्र में भी अत्यधिक विस्तार हुआ। सिक्कों के प्रचलन बढ़ने से जानकारी इसकी हमें प्राप्त होती है। इस कालखंड में न केवल सिक्कों का प्रचलन हुआ अपितु बंदरगाहों, नगर मार्गों का विकास हुआ। भू राजस्व की प्रणाली की शुरुआत इस कालखंड की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। यहाँ पर दो मुद्राएं दिखाई गई हैं जो कि शक सिक्के हैं, शक काल में जारी किए गए प्रमुख सिक्के हैं। सोने के सिक्के की बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों के द्वारा ही इसे जारी किया गया था और जो आकार और वजन में रोमन और पार्थियन शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के समान था। इस काल में अर्थव्यवस्था के विस्तार तथा उन्नति के लक्षणों की जब बात करते हैं हम लोग तो ध्यान रखना है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय होता है।
रोम और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास और रेशम मार्ग की स्थापना होती है। हिप्पालस का नाम याद रखिएगा। हिप्पालस के द्वारा भारत के मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो हिप्पालस के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ हम लोग अन्य तथ्य भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिल्प और उद्योग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में शिल्पियों का विशेषीकरण हुआ था और दीर्घ निकाय में यहाँ पर 24 प्रकार और महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा की गई है। लेकिन मिलिंद पन्हों की बात करेंगे क्योंकि नागसेन की रचना है, उसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। शाटक की बात करेंगे तो शाटक नामक जो था यह एक विशिष्ट वस्त्र था और इसका निर्माण आरंभ हुआ था। उरैयूर जो दक्षिण भारत में है, उरैयूर और अरिकामेडु में ईंटों से बने रंगाई के हौज के अवशेषों की प्राप्ति होती है, दोनों याद रखिएगा। शाटक क्या है और उरैयूर और अरिकामेडु के संबंध में याद रखिएगा कि ईंटों से बने रंगाई के हौजों के अवशेष की प्राप्ति होती है। मगध में वृक्ष के रेशों से बनने वाले वस्त्रों के लिए मगध प्रसिद्ध था। साथ ही साथ बंगाल के पुंड्र में मलमल का निर्माण होता था जिसे गंगई कहा गया। गंगा के नाम से, ध्यान रखिएगा, गंगा के नाम से इस मलमल का नामकरण गंगई किया गया था। कहा जाता है यह जो गंगई था इसे एक अंगूठी से संपूर्ण थान जो था वो पार कर जाता था। इसके अतिरिक्त हम लोग करीमनगर और नालगोंडा की बात करें तो करीमनगर और नालगोंडा प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्र था और भारत से इसका निर्यात पार्थियाई और अबिसिनियाई बंदरगाहों के लिए होता था। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा नालगोंडा और कोंडापुर मूर्तियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। व्यापार की बात करेंगे तो इस कालखंड में भारत और रोम के साथ बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, लेकिन इन व्यापारिक वस्तु में मूल स्थान विलासिता संबंधी वस्तुओं का था। विलासिता संबंधी वस्तुओं का व्यापार भारत और रोम के मध्य मौर्योत्तर काल में होता था। रोम के सिक्के जो रोम शासकों के द्वारा बनवाए गए थे वह हमें तमिल क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं और ऐसा अनुमान लगाया गया है जो रोम के व्यापारी थे वह दक्षिण भारत से मसालों का आयात करते थे। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात भी करते थे। लोहे की वस्तुओं की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लोहे के वस्तुएं विशेष करके रोम को भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके उत्पाद, औषधियां भी भारत से बाहर रोम को भेजी जाती थी। साथ ही साथ रेशम जो था वह चीन से निकलता था और वह भारत के रास्ते रोमन साम्राज्य को भेजा जाता था और रेशम के इस व्यापार में जो भारतीय व्यापारी थे वो मध्यस्थ या बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे रोम से भारत किन वस्तुओं को भेजा जाता था तो बेसिकली शराब के दो हत्थे कलश, यानी वैसा कलश जिसके दोनों ओर हत्थे बने हुए थे जिससे कि पकड़ने में उसे सुविधा हो। मिट्टी के अन्य पात्रों की प्राप्ति यहाँ से होती है और इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह हमें तामलुक पश्चिम बंगाल, अरिकामेडु पुदुचेरी और दक्षिण भारत के अन्य स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। दो स्थान याद रखिएगा, तामलुक और अरिकामेडु। यहाँ से शराब के दो हत्थे कलश और मिट्टी के अन्य पात्रों के अवशेषों की प्राप्ति हमें होती है। रोम से भारत आने वाली वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण थे रोमन सिक्के। ये रोमन सिक्के प्रायः सोने और चांदी के होते थे। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में 150 स्थानों पर रोमन सिक्कों की प्राप्ति होती है और अधिकांश स्थल जो है वह विंध्य पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण भारत से रोमन सिक्के हमें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और रोम से सोने के सिक्कों का भारत आने पर रोमन लेखक प्लिनी को काफी दुख हुआ था और उसने नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि रोम ने गोल काली मंगाने पर अत्यधिक व्यय किया है। काली मिर्च की बात करेंगे तो ध्यान रखिए काली मिर्ची को संस्कृत में यवन प्रिय भी कहा गया है। यूनानियों को यह अत्यधिक पसंद था, इसीलिए इसे यवन प्रिय कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें
भारत तथा रोम व्यापार में तो जहाज रानी की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी शिपिंग की, और रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में आकर के बस गए थे। यह हमें प्राप्त में ये पता चलता है दक्षिण भारत से मिट्टी के बर्तनों से, रोम में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों से यह स्पष्ट होता है कि अनेक तमिल सौदागर जो थे वो रोमन साम्राज्य में भी जाकर के बस गए थे, और उस कालखंड में ये जो व्यापारी बसे थे ये आधुनिक मिस्र का क्षेत्र था। मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पहले मुद्राओं का प्रचलन या स्वर्ण मुद्राओं की जो जारी करता शासक थे वो हिंद यूनानी शासकों ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। कुषाणों के समय इनकी संख्या सर्वाधिक थी, और भारत की स्वर्ण मुद्राएं न केवल रोमन सिक्कों से नहीं ढाली गई बल्कि भारत में अनेक स्थानों पर सोने की खानें भी थी, जैसे हमारा कोलार गोल्ड माइन, ये उस कालखंड से ही यहाँ पर सोने की प्राप्ति की जाती है। और रोम से जब कुषाणों का संपर्क होता है तो कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं चलाई, और यह ध्यान रखेगा कि गुप्त काल में भी इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन देखा जाता है, और इन मुद्राओं को गुप्त काल में दिनार भी कहा गया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि रोजमर्रा के लेन देन के लिए इस कालखंड में हमारा सोने के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसके लिए सीसा, पोटीन और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। मौर्योत्तर काल में नगरों का विकास भी हुआ है। क्या कारण था? तो शिल्प और वाणिज्य के विकास के कारण ही नए नए नगरों का विकास हुआ, और पुराने नगरें और भी अधिक समृद्ध होती चली गई। इस कालखंड में प्रमुख शहर थे वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों का उल्लेख विभिन्न साहित्यों में हमें प्राप्त होता है। और चीनी यात्रियों ने भी, चाहे आपका फाइयान हो चाहे वेंसांग हो, उन्होंने भी इन नगरों की चर्चा की है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बिहार के कई पुरा स्थल जो थे वो कुषाण काल में समृद्ध हो गए थे, जिनमें हमारा चिरांद, सोनपुर और बक्सर का नाम उल्लेखनीय है। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये चिरांद, सोनपुर, बक्सर ये पूरा स्थल है, और ये कुषाण काल में अत्यधिक समृद्ध हो गए थे। साथ ही साथ सातवाहन काल की जब बात करेंगे तो वहां पर उनकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुन कोंड, भड़ौच जो कि गुजरात में है, चोपारा महाराष्ट्र में, अरिकामेडी पुडुचेरी और कावेरी पट्टनम तमिलनाडु में प्रमुख समृद्ध नगर थे। इसी के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो पाटलिपुत्र नदियों के किनारे बसा हुआ था, और उज्जैनी जो था वह प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इस कालखंड में ये दोनों प्रमुख शहरों में अपना स्थान बनाए हुए थे। साथ ही साथ मथुरा जैसे शहर भी थे, जहां पर अनेक प्रकार के व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था। अब मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति की बात करेंगे तो इस कालखंड में मूर्ति कला की दो शैलियों का विकास हुआ, जिसे हम लोग पहली शैली के रूप में गांधार शैली और दूसरे को मथुरा शैली के रूप में जानते हैं, और दोनों शैलियां जो थी वो मूर्ति कला से संबंधित था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब यवन शासकों का बैक्टीरियाई के क्षेत्रों में शासन प्रारंभ हुआ तो उस ओर यानी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर हिंदुस्तान और यूनानी की कला का सम्मिश्रण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि एक नवीन कला जिसे गांधार शैली कहा गया उसका विकास होता है। और बुद्ध की प्रतिमाएं जो थी इसी नवीन शैली गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि मथुरा कला की जब हम लोग बात करते हैं तो संभवतः माना जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा शैली के अंतर्गत ही बनी थी। गांधार कला का प्रभाव की बात करेंगे तो गांधार कला ने मथुरा कला को प्रभावित किया था, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो यूनानियों ने एक नवीन शैली का विकास किया था वो बेसिकली यूनान के हेलेनिस्टिक आर्ट से प्रेरित थी, और मथुरा शैली जो थी वह पूर्ण रूप से देशी कला शैली थी। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं भी बनी, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हमें प्राप्त होता है कनिष्क की सिर विहीन या केवल धड़ की मूर्ति, और उसके निचले भाग पर कनिष्क का नाम भी खुदा हुआ है। ये जो
मूर्ति है इसमें कनिष्क ने एक लंबा सा कोट, भारी बूट और एक लंबी सी तलवार कनिष्क लिए हुए हैं। कला की इस मथुरा शैली की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये विशेषताओं में आप लोग ध्यान में रखेंगे। मौर्योत्तर कालीन साहित्य और विधा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर काव्य शैली का पहला नमूना हमें रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो लगभग 150 बीसी का है। साथ ही साथ अश्वघोष का नाम ले सकते हैं जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। इसके अतिरिक्त अश्वघोष ने सौंदरानंद नाम का भी एक काव्य लिखा जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ तो महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति अनेक अवदानों की रचना हुई और अवदान जो थे वो बौद्धों की मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अवदानों का उद्देश्य क्या था? तो अवदानों का उद्देश्य था कि महायान के उपदेशों से आम जनों को अवगत करवाना और इस कोटि के प्रमुख कृतियां हैं महावस्तु और दिव्या बदान। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूनानियों ने ही भारत में पर्दे का प्रचलन भी प्रारंभ किया था, जो भारतीय नाट्य कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। परंतु पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए इसे यवनिका कहा गया। ध्यान रखिएगा, जो नाट्यशालाएं होती है जिसमें वो पर्दा लगा होता है उसे यवनिका कहा जाता है, क्योंकि यह यूनानियों या यवन राज्यों से ही प्रेरित थी। यवनिका शब्द यवन से बना है, यह ध्यान रखिएगा, और यवन शब्द आयोनियन का संस्कृत प्रतिरूप है। धर्मेतर साहित्य की बात करेंगे तो इस कालखंड में सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरण वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई काम सूत्र है और इसका रचना काल माना जाता है कि यह 3री सदी में इसकी रचना की गई है। इस कालखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी काफी ज्यादा विकास हुआ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क के खगोल और ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा प्रगति हुई और यूनानी शब्द हॉरोस्कोप जो था संस्कृत का होरा शास्त्र हो गया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है फलित ज्योतिष शास्त्र। यूनानी शब्द है द्रकम, द्रकम यूनानी शब्द है और भारत में यह द्रम हो गया। यूनानी शासकों ने भारत में विभिन्न लिपियां चलाई और कई भारतीय रूपांक भी इनके द्वारा चलाए गए थे। ये ध्यान रखिए, ब्राह्मी लिपि काफी पहले से प्रचलित थी। यहाँ पर खरोष्ठी लिपि होना चाहिए। खरोष्ठी का भी प्रचलन था, लेकिन व्यापक रूप से प्रचलन यूनानी शासकों के शासन काल में हुआ था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रचलित तांबे के जो कुषाण कालीन सिक्के हैं वह रोमन सिक्कों की नकल थे और भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वो रोमन स्वर्ण मुद्राओं की ही नकल थे। दोनों स्वर्ण हो चाहे तांबे के सिक्के, ये दोनों रोमन मुद्राओं के ही नकल मालूम पड़ते हैं। अब अन्य तथ्यों की बात करेंगे जो कि हमारे सेशन का आज का अंतिम चरण है। इसमें बताया गया है कि उत्तर भारत में शुंग शक्ति के विस्तार के समय में ही बल्क में हिंद यूनानी या यवनों का भी स्वतंत्र शक्ति के रूप में उदय हुआ था। पुष्यमित्र शुंग का बल्क के शासक डेमेट्रियस से संघर्ष हुआ था। सातवाहन राज्य की बात करेंगे तो आहार राष्ट्र रूपी अप्रभागों या जिलों में विभाजित था। आहार जिलों में विभाजित था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सातवाहन काल में ग्राम थी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो कुषाण काल में मूर्ति कला के गांधार और मथुरा शैली को संरक्षण दिया गया। कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा के नाम से हम लोग जानते हैं, अशोक के पश्चात इस पर चेदी वंश का शासन हुआ था और चेदी वंश के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, चेदी वंश का जो संस्थापक था वह महामेघवाहन था। महामेघवाहन था जो कलिंग राज्य खारवेल के दादाजी थे। महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की थी कलिंग में, इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में व्यापारिक मार्गों की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रमुख मार्ग थे। एक था उत्तरापथ जो कि उत्तर और पूर्वी भारत को उत्तर पश्चिम से जोड़ता था, यानी वर्तमान बांग्लादेश से लेकर के काबुल कंधार तक यह मार्ग चला जाता था। वहीं दक्षिणापथ की बात करेंगे तो यह प्रायद्वीपीय भारत को पश्चिम और उत्तर से जोड़ता था।
इस कालखंड में व्यापारियों के संगठन का विकास हुआ था, जिसका अध्यक्ष श्रेष्ठी कहलाता था, और वर्तमान में प्रचलित सेठ शब्द इसी श्रेष्ठी का अपभ्रंश माना जाता है। अन्य व्यावसायिक समूहों की बात करेंगे तो वो लोग सार्थवाक के अधीन कार्य करते थे, और हस्तशिल्पी संघ का जो प्रमुख था वह ज्येष्ठ या जेठक कहलाता था। ध्यान रखिए, ज्येष्ठ या जेठक कहलाता था, जेठक कहलाता था। मौर्योत्तर काल में कला की 3 शैलियों का विकास हुआ, जिसमें मथुरा शैली, गांधार शैली को हम लोग देख चुके हैं। मथुरा शैली में मूलतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, और इसमें ब्राह्मणों का प्रभाव देखा जाता है। इस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। वहीं गांधार शैली की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में इसका विकास हुआ था। मूल रूप से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, आज का पेशावर और अफगानिस्तान में इसका विकास हुआ था, और यह हिंद यूनानी बौद्ध कला से प्रभावित थी, यहाँ ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त तीसरी शैली थी अमरावती शैली, जिसका विकास दक्षिण भारत में या कृष्णा गोदावरी की निचली घाटियों में इसका विकास हुआ था। इसमें आकृतियों को उभारने में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना है हमें कि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर और अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो आज का यह सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।